Hello, all my students. I'm Shomiran Dotto, and you're all following my video classes. आज का क्लास का मैटर विल बी कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी सारा वीडियो देख चुके हैं ऑलरेडी। कैसे बनाया जाता है वो भी हम लोग देख चुके हैं। इधर एक छोटा सा स्टोरी हम बताएंगे एक मेजर सम करने के लिए। ऑल व्हाट यू हैव डन इज़ अ बेसिक थिंग in cash flow statement, and nevertheless those basic things are all important, because जब आप बड़ा सम करने जाओगे तो वही सब बेसिक नॉलेज आपको इधर अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने छोटा छोटा करके आप लोगों को समझाया, तीन चार पार्ट में मैंने समझाया, सो दैट आप वो सब चीज़ को अगर एक्यूमुलेट करोगे तो इट विल बिकम अ कंप्लीट कैश फ्लो स्टेटमेंट सम। तो ये सब चीज़ जानने के लिए छोटा करके हम लोग को एक बार याद कर रिकैपिचुलेट करना पड़ेगा चीज़ को। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग करते क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट तीन एक्टिविटीज़ से हम लोग को जज करना पड़ेगा कि कैश फ्लो और इनफ्लो हो रहा है कि कैश आउटफ्लो हो रहा है। पहला एक्टिविटीज़ कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा एक्टिविटीज़ कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, एंड तीसरा होता है कैश फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज़। हम लोग एक एक करके सब कुछ चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। फिलहाल एक बार रिकैपिचुलेट करते। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में तीन पार्ट होता है। तीन पार्ट में से पहला हम लोग शुरू करते हैं नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर से। उसमें हम लोग जनरल रिजर्व, उसमें हम लोग प्रोपोज डिविडेंड ऑफ द लास्ट ईयर, उसमें हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ द करेंट ईयर, एज वेल एज इंटरिम डिविडेंड अगर कुछ पे करते हैं तो वो, एंड डेफिनेटली अगर ये सब ऐड करते हैं हम लोग, और रिफंड ऑफ टैक्स अगर कुछ होता है तो उसको हम लोग लेस करते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो रिजल्टेंट फिगर होता है नेट प्रॉफिट से, ये सब कुछ करने के बाद उस रिजल्टेंट फिगर को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये फर्स्ट पार्ट गया ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का। उसके बाद इसी फिगर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑल नॉन कैश एक्सपेंसेस या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। नॉन कैश एक्सपेंसेस में क्या क्या होता है, एक होता है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, दूसरा होता है डेप्रिसिएशन या एमोटाइजेशन, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स एसेट्स या एमोटाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल अगर कुछ राइट ऑफ होता है तो वो होता है, उसको हम लोग एमोटाइज ही बोलते हैं। डेप्रिसिएशन मैंने अभी डिस्कस किया। तो ये सब गया नॉन कैश एक्सपेंसेस का एग्जाम्पल। वैसे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को भी हम लोग ऐड बैक करेंगे, जैसे डिविडेंड पेड किया, इंटरेस्ट पे किया, सो दिस आर ऑल नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इसको भी हम लोग ऐड बैक करेंगे। सिमिलरली नॉन कैश इनकम या नॉन ऑपरेटिंग इनकम को भी हम लोग लेस करेंगे। नॉन कैश इनकम में से एक हेड अभी तक मतलब मेरा दिमाग में अभी आ रहा है, दैट इज़ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। अगर एसेट सेल करके प्रॉफिट होता है तो वो हो जाता है नॉन कैश इनकम। एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है डिविडेंड अगर रिसीव करते हैं हम लोग, या इंटरेस्ट अगर कुछ रिसीव करते हैं तो उसको भी हम लोग लेस करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में से ये सब चीज़ ऐड लेस करने से जो रिजल्टेंट फिगर होगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद हम लोग को जो करना होगा दैट इज़ वेरी सिंपल। जितना सारा करेंट एसेट्स है और जितना सारा करेंट लायबिलिटीज़ है, इधर एक चीज़ हम आप लोग को बता दें, ऑल द करेंट एसेट्स एंड ऑल द करेंट लायबिलिटीज़ विल बी कंसीडर्ड एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोपोज डिविडेंड। हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट के टाइम देखे थे कि प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रोपोज डिविडेंड को हम लोग करेंट लायबिलिटी नहीं मानते। इधर भी हम लोग सेम ट्रीट करेंगे, इधर हम लोग उसको नहीं मानेंगे एज करेंट लायबिलिटी। एंड कैश इक्विवेलेंट को भी हम लोग इधर नहीं लेंगे। सिंस वी आर प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम लोग नहीं लेंगे करंट एसेट्स के तौर पे। तो इन दैट केस करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को लेंगे एक्सेप्ट प्रोपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड कैश इक्विवेलेंट। तो क्या होता है, उस प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस जो आया सेकेंड पार्ट करने के बाद, तो अब हम लोग थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, जितना सारा करेंट एसेट्स बढ़ रहा है उसको लेस करेंगे, करंट एसेट्स अगर घट रहा है तो उसको ऐड करेंगे। सिमिलरली करंट लायबिलिटीज जितना बढ़ रहा है ऐड करेंगे, जितना घट रहा है लेस करेंगे। तो ये करने के बाद उसके बाद हम लोग टैक्स लेस करेंगे, जो टैक्स पेड हुआ फॉर द लास्ट ईयर। ऊपर में हम लोग एकदम ऊपर में हम लोग टैक्स प्रोवाइडेड फॉर द करंट ईयर को ऐड किया था, याद करो, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में से। अब हम लोग इधर क्या करेंगे, टैक्स जो हम लोग पे कर रहे हैं लास्ट ईयर का वो हम लोग लेस करेंगे, और रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अगर कुछ होता है
तो उसको हम लोग ऐड बैक करेंगे, क्योंकि रिफंड ऑफ इनकम टैक्स इज एन इनकम, इज एन इनफ्लो ऑफ कैश, उसको दोबारा हम लोग ऐड करेंगे। ऊपर में हम लोग लेस किया था, दोबारा हम लोग ऐड करेंगे। करने के बाद अल्टीमेटली रिजल्टेंट फिगर को हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अगर पॉजिटिव होता है और अगर नेगेटिव होता है तो लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ये गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज ऑल अबाउट इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हम लोग क्या लेते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जितना सारा परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स या सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स या परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स या परचेज ऑफ गुडविल, ऑल विल लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ कैश। तो ये सब नेगेटिव हो जाएगा। वेरएज अगर हम लोग फिक्स एसेट सेल करते हैं, अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट सेल करते हैं, तो ये सब आ जाएगा आपका इनफ्लो ऑफ कैश में। तो ये सब एडजस्ट करते हुए अल्टीमेटली जो फिगर आएगा वो हो जाएगा आपका कैश इनफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, या अगर नेगेटिव आता है तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इधर एक चीज़ हम आप लोगों को बता दें, ध्यान से सुन लीजिए। इंटरेस्ट अगर कुछ रिसीव करते हो आप, कंपनी अगर कुछ इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है या कंपनी अगर कुछ डिविडेंड रिसीव कर रहा है, तो बोथ इंटरेस्ट रिसीव्ड एंड डिविडेंड रिसीव्ड विल बी कंसिडर्ड इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। क्योंकि कोई भी कंपनी को जब इंटरेस्ट मिलता है या डिविडेंड मिलता है तो डेफिनेटली ही हैज़ इन्वेस्टेड सर्टन फंड इन अ सर्टन कंपनी, जिसके कारण उसको इंटरेस्ट या डिविडेंड मिल रहा है। तो इन दैट केस कोई भी अगर हम लोग इंटरेस्ट हम लोग को मिल रहा है, कोई भी डिविडेंड अगर हम लोग को कहीं से मिल रहा है, कंपनी को मिल रहा है, तो वो सब चीज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कंसिडर किया जाएगा एज अ सोर्स ऑफ फंड, एज अ इनफ्लो ऑफ कैश। साथ ही साथ कंपनी ने अगर कहीं पर लोन दे के रखा है तो उसको भी हम लोग इधर कंसीडर करेंगे। लोन अगर देता है तो फिर आउटफ्लो, और वही लोन अगर उसको रीपे में मिल जाता है, रीपेमेंट हो जाता है, तो वो हो जाता है इनफ्लो। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का स्टोरी। इसके बाद आता है फिनेंसिंग एक्टिविटीज़। फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ में कंपनी को जहाँ जहाँ से फंड मिलता है वही सब चीज़ हम लोग कंसीडर करते हैं। कंपनी को जहाँ जहाँ से फंडिंग होता है वही सब चीज़ हम लोग फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इशू ऑफ शेयर्स, शेयर इशू करके कंपनी को पैसा मिला तो आ जाएगा इधर इनफ्लो में। इशू ऑफ प्रेफरेंस करके कंपनी के पास पैसा आया, वो भी आ जाएगा इनफ्लो में। कंपनी ने डिवेंचर इशू किया मार्केट में तो उससे भी पैसा आया तो वो भी आ जाएगा इनफ्लो में। कंपनी ने लोन लिया है किसी से, हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में कंसीडर किया था कि कंपनी अगर लोन देता है किसी को, दैट विल बी कंसीडर्ड इन द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। बट इन केस ऑफ फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, कंपनी अगर किसी से लोन लिया है तो वो आ जाएगा आपका इनफ्लो में। अगर वही लोन रीपे कर देगा तो वो आ जाएगा आउटफ्लो में। वैसे इक्विटी शेयर्स अगर बाईबैक करेगा तो आउटफ्लो होगा। बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स हम लोग देख चुके हैं 5th सेमेस्टर में। अगर प्रेफरेंस शेयर रिडीम करेगा कंपनी तो वो भी आउटफ्लो में आ जाएगा। अगर डिवेंचर रिडीम करेगा वो भी आउटफ्लो में आ जाएगा। साथ ही साथ अगर अगर कोई भी कंपनी लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है या डिवेंचर के ऊपर इंटरेस्ट पे कर रहा है या डिविडेंड दे रहा है इक्विटी शेयर होल्डर को या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, ऑल विल बी कंसिडर्ड एज एन आउटफ्लो ऑफ कैश अंडर द हेड फिनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को ना थोड़ा एकदम दिमाग में सेट करके रखिए, क्योंकि मोर और लेस आपको ना एक स्कीमेटिक डायग्राम दिमाग में फिट करके रखना पड़ेगा, याद करना जैसा रखना पड़ेगा, तभी जाके आप प्रेजेंट कर पाओगे सबको। क्योंकि एग्जाम हॉल में आप यू कैन नॉट अप्लाई योर कंसेप्ट एंड गो ऑन थिंकिंग अबाउट दिस थिंग, अबाउट दिस पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि और भी बहुत सारा सम आपको करना पड़ेगा। तो उधर आपको रेडी होकर जाना पड़ेगा कि आपके दिमाग में वो पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो पिक्चर है वो क्लियर है, और उस पिक्चर को जाके उधर डालना है। साथ ही साथ कुछ एडजस्टमेंट्स आएगा तो उधर हम लोग उसको डील करेंगे। बट हम लोग नॉर्मल फॉर्मेट को लेके सोचेंगे नहीं, कुछ एबनॉर्मल आ जाएगा तो उसको लेके हम लोग सोच सकते हैं 5-10 मिनट। बट हम लोग नॉर्मल जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसको लेके हम लोग सोचेंगे नहीं, क्योंकि वो हम लोग का दिमाग में फिट करके एग्जाम हॉल में जाना पड़ेगा। एक कॉमन फैक्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट में और फंड फ्लो स्टेटमेंट में, वो हम बता दें आप लोगों को, वो आप लोगों के लिए बहुत इफेक्टिव होगा। जैसे फंड फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग जितना सारा लेजर अकाउंट बनाते थे ना, जो भी लेजर अकाउंट बनाते थे एक्सेप्ट पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट को छोड़ के जो भी लेजर अकाउंट हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट में बनाया था, वही सेम वे सेम मैनर पे हम लोग को वही सब लेजर अकाउंट इधर भी बनाना पड़ेगा। मतलब दैट पोर्शन इज कॉमन। जो भी हम लोग कंसेप्ट उधर लेजर बनाने के टाइम लगाया था वही कंसेप्ट आप लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी वही सब लेजर बनाने के टाइम वही आपको कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में जो चर्चा किया था फंड फ्लो स्टेटमेंट के टाइम, सिमिलर पैटर्न पे इधर भी हम लोगों को वही चीज़ करना पड़ेगा, वही लेजर अकाउंट खोलना पड़ेगा और सिमिलर कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा टू क्लोज डाउन द लेजर। तो इधर एक पार्ट कॉमन है,
जो पार्ट हम लोग अभी अभी मैंने डिस्कस किया फंड फ्लो स्टेटमेंट में और कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज द ओपनिंग अप ऑफ द लेजर इन द वर्किंग नोट। जो लेजर अकाउंट हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट में खुलते थे, वही सिमिलर पैटर्न पे कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी हम लोग को वैसे लेजर खोलना पड़ेगा। सो ये हो गया आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का मामला। उसके बाद बाकी जो पोर्शन होगा हम सम दिखाते हुए आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करेंगे। सो फॉर दैट आई हैव टू शो यू द सॉल्यूशन, एंड बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू आई एम गोइंग टू सॉल्व sum number 22. I'm going to show you sum number solution for sum number 22, and definitely I'll explain the entire aspect of the sum number 22. सम नंबर 22 पेज नंबर 58 में शुरू तो होता है, बट एक्चुअली मेन शुरुआत यहाँ से होता है। बैलेंस शीट 2-2 साल का दिया हुआ है, 11-12 लगातार जैसे बैलेंस शीट दिया हुआ रहता था। हम लोग ये भी देखा था फंड फ्लो स्टेटमेंट में इन द सिमिलर पैटर्न। दिस इज द एंटायर पिक्चर ऑफ द बैलेंस शीट। सम नंबर 22 पेज नंबर 58 से शुरू होता है, बट अल्टीमेटली मेन सम स्टार्ट होता है 59 नंबर पेज से, वहाँ से हम दिखा रहे हैं। दिस इज द सम नंबर 22 ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट फ्रॉम माय मटेरियल। ये बैलेंस शीट गया और इसमें नोट दिया हुआ है, जैसे नोट्स पे अकाउंट्स होता है, रिजर्व एंड सब, जनरल रिजर्व, पीएल अकाउंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, साथ ही साथ शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 2 प्रोविजन है, और फिक्स एसेट्स के साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। सो वेरी गुड। ये 50,000 और 60,000 देखिए इधर दिखाया गया है, 50,000 60,000 दिखाया गया है। तो दैट मीन्स इधर फिक्स एसेट्स, इधर ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, दिस इज ऑलरेडी बिन शोन लाइक दिस। तो इसके लिए भी हम लोग अलग अलग 2 अकाउंट खोलना पड़ेगा। नीचे में एडजस्टमेंट दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, टैक्स मेड किया गया। याद करो, हम लोग टैक्स मेड मतलब जो पीएल से हम लोग राइट अप करते हैं वो चीज़। फिक्स एसेट सोल्ड हुआ, कॉस्ट 20,000 एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल डेट इज 6,000। तो इधर एक चीज़ हम लोग तो मेंटली कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि 20,000 का कॉस्ट प्राइस मशीन है, जिसके ऊपर आज तक इतना रुपया का डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ। तो 20,000 माइनस 6,000 दैट इज 14,000। उस 14,000 का मशीन को हम लोग 10,000 में सेल किया, तो 4,000 इज द लॉस। 20,000 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीन, जिसमें से डेप्रिसिएशन हम लोग टिल डेट लेस करेंगे 6,000 टू फाइंड आउट द रिटर्न डाउन वैल्यू, और उस रिटर्न डाउन वैल्यू 14,000 उसको हम लोग सेल किया 10,000 में, तो 4,000 का लॉस है। और उसी पेज में है, नेक्स्ट पेज में एक ही पार्ट है, दैट इज इंटरिम डिविडेंड पेड 9,000, इंटरिम डिविडेंड पेड 9,000। सम नंबर 22। नाउ लेट मी शो यू द सॉल्यूशन ऑफ सम नंबर 22। कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, हम एक बाय पार्ट हम लोग करते जाएंगे। पहले हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी से शुरू करेंगे, उसके बाद एक एक करके आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो किया, इधर मैंने जो दिखाया कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज, और पहला हेडिंग मैंने लिखा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इधर डायरेक्ट लिख दिया मैंने, नोट 1 बनाया। मतलब एक्चुअली क्या है, जो फर्स्ट पार्ट है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो हम लोग किया है प्रीवियसली, वो फर्स्ट पार्ट हम नोट 1 बोल के दिखाया, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जब आप बनाओगे ना बहुत बड़ा हो जाता है, इसीलिए ये फर्स्ट पार्ट होता है। मतलब नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में से जो चीज़ ऐड करके हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं, तो वो जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट हम लोग नोट 1 बोल के दिखाएंगे। उसके बाद ढेर सारा चीज़ है, वो सब हम लोग डिस्कशन में आएंगे। उसके बाद जो आता है दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, एंड देयर आफ्टर कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो एक एक करके सब आएंगे। पहले हम लोग चर्चा करते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होगा। उसके लिए हम लोग को चाहिए नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर साफ साफ दिख रहे हैं इधर, 400 विल बी द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। लेट मी शो यू दिस नोट। वो नोट आप लोग इधर भी कर सकते हो, कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी आप लोग ये कर सकते हो, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में दिखाया, बेसिक वीडियो में, कि कैसे किया जाता है। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में से हम लोग उसमें जनरल रिजर्व ऐड करते हैं, प्रोपोज डिविडेंड ऑफ द लास्ट ईयर ऐड करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स ऑफ द करेंट ईयर ऐड करते हैं, इंटरिम डिविडेंड ऐड करते हैं। तो ये सब ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट फिगर होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इधर मैंने तो डायरेक्टली नोट 1 बना के नोट में दिखाया, आप लोग इधर भी दिखा सकते हो। लेट मी शो यू द नोट नंबर 1। मैंने इधर नोट बना के लिख के रखा है, देखिए प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 2,400 माइनस 2,000, मतलब लास्ट ईयर का था, मतलब क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, आई मीन क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। Closing balance is 2,400 minus 2,000, that will give you 400. That is the profit during the year। 400 रुपया हुआ,
जिसके साथ हमने जनरल रिजर्व ऐड किया। जनरल रिजर्व ये सब में देखिए कोई भी चेंजेस नहीं है। जनरल रिजर्व में कोई चेंजेस नहीं है। जनरल रिजर्व 4000 था, ओपनिंग बैलेंस 4000 रह गया। अगर ये 4500 हो जाता तो 500 रुपया का हम लोग क्रिएट किया जनरल रिजर्व आउट ऑफ पीएल, तब जाके हम लोग ऐड करते इधर। आई रिपीट, अगर 4000 ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस अगर 5000 हो जाता तो 1000 का जनरल रिजर्व क्रिएट किया हम लोग, तो तब जाके 1000 इधर आ जाता। बट इधर देखिए द जनरल रिजर्व रिमेन अनचेंज्ड, कुछ भी नहीं हुआ, तो जनरल रिजर्व के लिए कुछ नहीं आएगा। टैक्स मेड बोल दिया गया है, टैक्स मेड फॉर द करंट ईयर 9400 मैंने अभी अभी बताया था कि प्रोविजन फॉर टैक्स फॉर द करंट ईयर आता है। तो इधर टैक्स मेड मतलब क्या, करंट ईयर के लिए जितना टैक्स बनाया गया है 9400 लिख दिया है। प्रोपोज डिविडेंड ऑफ द लास्ट ईयर होता है। देखिए प्रोपोज डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस क्या है, प्रोपोज डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। देखिए प्रोपोज डिविडेंड का ओपनिंग बैलेंस इज 10,000, सो वो 10,000 ऐड हो जाएगा। सॉरी, प्रोपोज डिविडेंड ऑफ द 1 मिनट, हाँ मैंने चर्चा किया था कि प्रोपोज डिविडेंड ऑफ द लास्ट ईयर ऐड किया जाता है, बट जब प्रोपोज डिविडेंड का अकाउंट दिया जाएगा तब इट विल बी ट्रीटेड इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ टैक्स। मतलब प्रोपोज डिविडेंड का अकाउंट बनाते हुए जो बाई पीएल होगा, मतलब हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोज डिविडेंड का अकाउंट बनाते हुए ओपनिंग बैलेंस को हम लोग पे करते हैं टू बैंक करके, और क्लोजिंग बैलेंस को हम लोग पीएल से राइट ऑफ करते हैं। तो इधर भी क्लोजिंग बैलेंस ही आएगा 11,600। तो एक चीज़ तो तय है कि अगर डिविडेंड नीचे में दिया रहेगा, नॉट इन द बैलेंस शीट, अगर नीचे में फुट नोट में रहेगा तब जाके इधर डिविडेंड फॉर द लास्ट ईयर ऐड होगा। बट अगर प्रपोज डिविडेंड बोल के अकाउंट लेजर दिया हुआ रहेगा बैलेंस शीट में, तब इट विल बी ट्रीटेड इन द सेम मैनर एज दैट ऑफ टैक्स में जैसे होता है करंट ईयर का टैक्स हम लोग ऐड किया इधर, वैसे ही डिविडेंड भी करंट ईयर का डिविडेंड जो होगा 11,600 वो हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करने से आएगा आपका 21,400। तो प्रोपोज डिविडेंड के बारे में दो कंडीशन हम लोग देख लिया। एक, प्रोपोज डिविडेंड अगर बैलेंस शीट में है नहीं, फुट नोट में है, तब जाके सिर्फ लास्ट ईयर का डिविडेंड ही आपको लेना होगा, ऐड करना पड़ेगा। बट अगर प्रोपोज डिविडेंड जस्ट लाइक प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन इन द बैलेंस शीट, तो इट विल बी ट्रीटेड इन द सेम मैनर एज द प्रोविजन फॉर टैक्स। जैसे करंट ईयर जो है 11,600 जो प्रोपोज डिविडेंड करंट ईयर का है वो हम लोग इधर ऐड कर देंगे। तो अल्टीमेटली आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब यही पार्ट जो है, ये पार्ट मैंने वर्किंग नोट में दिखाया, आप लोग आराम से इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी दिखा सकते हो। इट विल नॉट बी given wrong, rather these are all according to the accounting standard 3 बनाया गया है। तो एक बार देखते हैं 21,400, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट। जैसे आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, उसके बाद हम लोग को मालूम है नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। जैसे इंटरिम डिविडेंड तो है 9,000, इसके लिए आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा इंटरिम डिविडेंड का। तो इंटरिम डिविडेंड का क्या होगा, टू बैंक बाई पीएल। इंटरेस्ट डिविडेंड का अकाउंट क्या होता है, टू बैंक बाई पीएल। एक बार अकाउंट खोलने से, अगर जब भी आप लोग करोगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो बिफोर हैंड आपको क्या करना पड़ेगा, अकाउंट खोल के रखना पड़ेगा। तो लेट मी शो यू द अकाउंट फर्स्ट एंड देन आई विल कम बैक टू दिस मैटर्स। दिस आर ऑल द प्रोबेबल लेजर अकाउंट मैंने बना के रखा है फॉर यू ऑल। एक इक्विटी शेयर कैपिटल 80,000 था, 1 लाख हो गया एज यूजुअल। ऑल वी नो दैट कि ये इशू ऑफ शेयर कैपिटल हुआ बाय बैंक 20,000। डेफिनेटली एक बार चर्चा कर लेते हैं। इशू ऑफ शेयर कैपिटल ये फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ में इनफ्लो में आएगा, क्योंकि इशू होने से पैसा आता है, तो ये फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा। डिवेंचर भी इधर 12,000 से 14,000 हो गया, 12,000 से 14,000 हो गया, मतलब डिवेंचर 2,000 का इशू किया, ये भी फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ में 2,000 बोल के आएगा इनफ्लो में, क्योंकि ये भी पैसा आया। बैंक ओवरड्राफ्ट ओपनिंग बैलेंस था 25,000, क्लोजिंग बैलेंस 13,600 हो गया, मतलब हम लोग साल भर में ओवरड्राफ्ट पे कर चुके हैं। तो पे कर दिया मतलब ये रीपेमेंट ऑफ लोन टाइप हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट इस टाइप ऑफ लोन। तो ये हो गया आपका फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएगा, और ये नेगेटिव होगा क्योंकि आउटफ्लो ऑफ कैश है। सो बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ का मामला है। मैंने बताया था फिनेंसिंग एक्टिविटीज इज ऑल अबाउट वेयर फ्रॉम द कंपनी इज टेकिंग द फंड। तो बैंक ओवरड्राफ्ट से पैसा लिया था, अभी रिपे कर दिया, तो ये आउटफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा फिनेंसिंग एक्टिविटीज़ में। प्रोविजन फॉर टैक्स एज यूजुअल हम लोग देख लिया, इधर ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस मेड बोल दिया था, बाई पीएल करके आएगा वो। तो अल्टीमेटली बैलेंसिंग फिगर आएगा टू बैंक। ये टैक्स पेड कहाँ आता है, वर्किंग कैपिटल। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल जब भी हम लोग करेंगे, मतलब थर्ड पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसमें हम उसके बाद हम लोग लेस करेंगे टैक्स पेड को। आई रिपीट, टैक्स पेड जो होता है वो कहाँ पर होता है, जब हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का थर्ड पार्ट फॉलो करेंगे, मतलब चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को कंसीडर करने के बाद अल्टीमेटली टैक्स पेड बोल के लिखेंगे 7,000।
So these are the things you need to I mean discuss with your brains and within yourself. मतलब ये अपने आप के अंदर एक तो डिस्कशन होना जरूरी है, तभी ये हायर स्टडीज है बॉस। इधर आपको अपने आप के अंदर सवाल करना पड़ेगा और अपने आप थोड़ा सोचना पड़ेगा उस सवाल के लिए कि क्या आंसर हो सकता है। प्रपोज डिविडेंड एज यूजुअल जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स का बनाया था, ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस जैसे हम लोग देखा था। इन केस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट ओपनिंग बैलेंस विल बी पेड ऑफ एंड क्लोजिंग बैलेंस विल बी टेकन एज पीएल अकाउंट। तो ये जो 11,600 है पीएल अकाउंट, मतलब जितना सारा बाई पीएल ये सब ऐड किया। देखो ये मैंने ये ऐड किया था, ये भी ऐड किया था नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में, और ये भी ऐड किया था नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में। तो अल्टीमेटली 10,000 का जो पेमेंट है टू बैंक, ये डिविडेंड पे कर रहे हैं हम। तो डिविडेंड पेमेंट हमने अभी अभी बताया था, कोई भी डिविडेंड अगर मिलता है तो इट्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कोई भी डिविडेंड हम पे कर रहे हैं इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो इधर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आउटफ्लो बोल के आएगा, क्योंकि हम डिविडेंड पे कर रहे हैं तो डिविडेंड आउटफ्लो बोल के आएगा। सिमिलरली इंटरिम डिविडेंड वो भी बाई पीएल और टू बैंक। तो कंडीशन इज दैट कि इंटरिम डिविडेंड जो है ये हम लोग को लेना पड़ेगा। तो ये इंटरिम डिविडेंड को भी हम लोग को लेना पड़ेगा जब हम लोग नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में से प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना होगा। हमने एक कैलकुलेशन दिखाया नहीं, आप लोगों को एक बार दिखा दे। जब हम लोग वो कैलकुलेशन किया था प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में से हम लोग को इंटरिम डिविडेंड भी ऐड करना पड़ेगा, तो इट विल कम टू 30,400। हम ये बोलना भूल गया था। इंटरिम डिविडेंड जनरल रिजर्व तो है नहीं कुछ, इंटरिम डिविडेंड आएगा 9,000 पेमेंट हुआ था, तो वो करने के बाद 30,400 आएगा ये। उसके बाद एज यूजुअल फिक्स एसेट्स अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये इस चीज़ के बारे में हम क्या डिस्कस करें। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस लॉट अबाउट दिस टू मैटर। फिक्स एसेट्स का बैलेंस लिखना पड़ेगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस लिखना पड़ेगा। इधर मैंने अभी अभी डिस्कस किया था कि एक मशीन है 20,000 का, जिसके ऊपर 6,000 का डिप्रिसिएशन टिल डेट चार्ज हुआ, तो 6,000 इधर इधर एडजस्ट हो गया। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन में 14,000 का मशीन हो गया, मतलब रिटन डाउन वैल्यू 14,000 हो गया, उसको 10,000 में सेल किया गया, तो लॉस हुआ 4,000। ये लॉस कहाँ पर आता है हम लोग को मालूम है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम के बाद ये लॉस को ऐड करना पड़ेगा। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट से ये जो बैलेंस फिगर होता है ये करंट ईयर का डिप्रिसिएशन होता है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से जो भी आएगा बाई पीएल करके, दिस इज द करंट ईयर डेप्रिसिएशन, ये भी हम लोग नॉन कैश एक्सपेंसेस के तौर पे ऐड करेंगे आफ्टर प्रॉफिट, आई मीन सेकंड पार्ट में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का सेकंड पार्ट में। तो ये सब चीज़ जो है ये वर्किंग आप लोग पहले बना लीजिए, वर्किंग बनाने के बाद ही आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट ठीक से कर पाओगे। तो एक बार वर्किंग ध्यान से देख लीजिए ये फिक्स एसेट्स और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट का, और फटाफट आप लोग अपना कॉपी में भी वर्किंग बना लीजिए, एंड देन विल मूव ऑन टू आवर मेन कोर्स दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट देखिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 30,400, थोड़ा फिगर चेंज कर लिया मैंने। डेप्रिसिएशन मैंने अभी अभी बताया था, डेप्रिसिएशन जो आया था प्रोविजन फॉर टैक्स में से 14,000 वो हम लोग ऐड कर दिया, इट्स अ नॉन कैश एक्सपेंस। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 4,000 जो आया था उसको भी ऐड करना पड़ेगा, वो भी नॉन कैश एक्सपेंसेस है। तो दो नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, एक डेप्रिसिएशन 14,000 और एक लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट 4,000। ये दोनों ऐड करने के बाद अल्टीमेटली आएगा 48,400, दैट इज कैश फ्लो बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस या नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। उसके बाद एज यूजुअल नॉर्मल कोर्स, दैट इज अगर करंट एसेट्स बढ़ता है तो उसको लेस, करंट एसेट्स अगर घटता है तो उसको ऐड। करंट लाइबिलिटीज के केस में सीधा, अगर करंट लाइबिलिटीज घटता है तो लेस, करंट लाइबिलिटीज बढ़ता है तो ऐड। तो इधर देखिए डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, इसको लेस करते गया। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, उसको ऐड, उसको भी लेस कर दिया। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, उसको भी लेस किया। और इंक्रीज इन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सॉरी इंक्रीज इन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस नहीं है, एक मिनट, सॉरी इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये भी लेस कर दिया। तो अल्टीमेटली 48,400 से ये सब कुछ लेस करने के बाद अल्टीमेटली आया 28,000। उसमें से हम लोग लेस कर देंगे टैक्स पेड। मैंने बताया था अभी अभी कि जो टैक्स हम लोग को लास्ट ईयर का टैक्स पेमेंट किया, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट से आपको मिल जाएगा ये 7,000 का फिगर, जो टैक्स हम लोग पे किया। टैक्स इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसीलिए टैक्स विल बी डिडक्टेड ओवर हियर। सो टैक्स लेस करने के बाद अल्टीमेटली जो फिगर आएगा 21,000, दैट इज कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक्टिविटीज, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक बार देख लीजिए, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं।
नेक्स्ट हम लोग का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इधर क्या क्या था हमने बताया था। एक बार आप लोग दिमाग चला लीजिए, सेल ऑफ एसेट्स, परचेज ऑफ एसेट्स, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, सेल ऑफ परचेज ऑफ गुडविल। तो इधर गुडविल भी नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं है, एक ही मात्र चीज़ था, सेल ऑफ एसेट हुआ और परचेज ऑफ एसेट हुआ, जो भी हम लोग को फिक्स एसेट्स अकाउंट से मिल गया था। फिक्स एसेट्स अकाउंट से हम लोग देख लिया था कि 10,000 से हम लोग एक मशीन सेल किया था, तो सेल ऑफ मशीनरी 10,000। देखिए इसको मैंने ब्रैकेटेड नहीं लिखा क्योंकि ये पॉजिटिव फिगर है, सेल करने से, मशीन सेल करने से पैसा आता है कंपनी के पास, तो इसीलिए पॉजिटिव फिगर है। वेरएज फिक्स एसेट्स अकाउंट में हम लोग बैलेंसिंग किया था 2 बैंक से 18,000, तो वो दैट इज परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स विच लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ कैश। तो जो भी आउटफ्लो ऑफ कैश होता है उसको हम लोग ब्रैकेटेड दिखाते हैं। तो देखिए परचेज ऑफ फिक्स मशीनरी उसको हम लोग ब्रैकेटेड दिखाया और सेल ऑफ मशीनरी को हम लोग ब्रैकेट के बाहर दिखाया, मतलब इट्स अ पॉजिटिव फिगर। तो अल्टीमेटली देखिए ये दोनों में से नेगेटिव आया 8,000, दैट मीन्स कैश यूज हुआ, कैश यूज हुआ इधर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा काटाकोटी हुआ, देख लीजिए, कैश यूज इन फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश यूज हुआ मतलब 8,000 का आउटफ्लो हुआ, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एंड देयर आफ्टर फिनेंसिंग एक्टिविटीज, फिनेंसिंग एक्टिविटीज का हम लोग का मालूम है। फिनेंसिंग एक्टिविटीज को करने के लिए एक बार सोच लीजिए, अगर हम लोग शेयर इशू करते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंशियल इशू करते हैं तो आएगा, डिवेंचर इशू करते हैं तो आएगा। अगर ये तीनों चीज़ हम लोग रीपे करेंगे, मतलब बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे, वो भी इधर आएगा। अगर डिवेंचर रिडीम करेगा, प्रेफरेंशियल रिडीम करेगा, वो भी आएगा। अगर लोन टेकन करते हैं तो इधर आएगा, लोन अगर रीपे करते हैं वो भी इधर आएगा। डिविडेंड अगर हम लोग पे करते हैं तो इधर आएगा, डिविडेंड अगर हम लोग रिसीव करते हैं तो आएगा ऊपर में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में। तो फिलहाल इधर इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स हुआ था, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट से हम लोग को पता चल गया था 20,000 का। सिमिलरली हम लोग बैंक लोन पे कर दिया था, बैंक ओवरड्राफ्ट, देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट पे किया 11,400। साथ ही साथ डिवेंचर भी इशू किया था 2,000 का, वो भी पॉजिटिव फिगर है। देखो मैंने पॉजिटिव फिगर को बैलेंस के अंदर में नहीं लिखा, बट जब भी बैंक ओवरड्राफ्ट पे किया इट्स अ नेगेटिव फिगर, आउटफ्लो ऑफ कैश। आउटफ्लो ऑफ कैश को ऑलवेज हम लोग ब्रैकेटेड लिखेंगे। डिविडेंड पे किया 10,000, तो उसको भी हम लोग ब्रैकेटेड लिखा। देखो 10,000 डिविडेंड पे किया, कहाँ से पता चला, प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट देखिए, 2 बैंक हुआ, 2 बैंक जो भी हुआ वो पेमेंट हुआ, तो उसको हम लोग इधर लिखा दिया ब्रैकेटेड में। और इंटरम डिविडेंड जो पे हुआ था वो भी हम लोग देखिए, इंटरम डिविडेंड अकाउंट देखिए 2 बैंक करके जो लिखा था 9,000, उसको हम लोग बोलते हैं कि पेमेंट ऑफ इंटरम डिविडेंड, उसको भी हम लोग ब्रैकेटेड में दिखाया। तो अल्टीमेटली ये करने के बाद अल्टीमेटली ब्रैकेटेड फिगर आया, इसको हम लोग बोलेंगे कैश यूज इन फिनेंसिंग एक्टिविटीज। ध्यान से एक बार देख लीजिए। अब उसके बाद ये जो फाइनल कॉलम में 3 फिगर आया, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी से पॉजिटिव फिगर, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से नेगेटिव फिगर। 21 -8 होगा, 21,000 -8,000 एंड -8,400 विल गिव यू 4,600। ये नेगेटिव फिगर आएगा, ब्रैकेटेड लिखना पड़ेगा, सॉरी ये पॉजिटिव फिगर आएगा। 21,000 इज द बिगेस्ट फिगर, पॉजिटिव फिगर, -8,000 -8,400, ये आएगा आपका पॉजिटिव फिगर 4,600। इसको हम लोग लिखेंगे नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये जैसे आप लोग ये यहाँ तक आ जाएंगे तो इसके बाद आपको ये कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करना बहुत आसान हो जाएगा। वो हम ज़रूर बताएंगे जब हम अभी आप लोग से बात करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तब बता देंगे। बट फिलहाल यहाँ तक करने के बाद आप लोग आराम से एक चीज़ कर सकते हो। तो देखिए मैंने चेक करने के लिए क्या किया, हमने बताया था आप लोगों को कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को हम लोग करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स की तरह ट्रीट नहीं करेंगे। तो कहाँ यूज़ करेंगे, कहीं ना कहीं तो यूज़ करेंगे। देखिए इधर मैंने यूज़ कर दिया, जो नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया दैट इज 4,600, उसमें हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, ऐड ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो साल भर में मेरे पास 4,600 का कैश जनरेट हुआ फ्रॉम 3 एक्टिविटीज़ एंड ऊपर से मेरा ओपनिंग बैलेंस था 2,400। तो अल्टीमेटली 4,600 में 2,400 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सिंपल बात है, जस्ट लाइक ए कंसेप्ट ऑफ कैश बुक। ओपनिंग बैलेंस एक तो हुआ करता था, प्लस इतना कैश आया मेरे पास, 4,600 का कैश पॉजिटिव फिगर है ये, तो दोनों मिला के फिगर होगा 7,000। देखिए क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 7,000 ही है बैलेंस शीट में।
तो यहाँ से आप लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप लोग चेक कर सकते हो सम को, और चेक करने के बाद अगर क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐसे टैली हो जाता है जैसे मैंने दिखाया, तो दैट मीन्स यू कैन कंसिडर इट एज दैट यू हैव डन द कैश फ्लो स्टेटमेंट इन अ परफेक्ट मैनर। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में हम लोग आज फिर दोबारा चर्चा जारी रखा, और हम लोग बेसिक सम से अभी हम लोग थोड़ा टफ सम में मूव करेंगे धीरे धीरे। तो इधर एक कन्फ्यूजन शायद आप लोगों को हुआ होगा कि इतना बड़ा सम हम लोग एक ही बार में किया। तो देखिए अब तो धीरे धीरे आपको एक ही बार में पूरा सम देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और करना भी पड़ेगा। एक चीज़ में हम लोग देखे थे थोड़ा चेंजेस, कंसेप्ट चेंजेस, दैट इज़ प्रोपोज डिविडेंड। जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में प्रोपोज डिविडेंड के बारे में जो मैंने बताया था, इधर थोड़ा चेंजेस देखे हम लोग। वाई? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि प्रोपोज डिविडेंड अगर बैलेंस शीट फुट नोट में रहेगा, बैलेंस शीट में नहीं है दे के अगर फुट नोट में देता है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, अगर प्रोपोज डिविडेंड का इन्फॉर्मेशन फुट नोट में दिया हुआ है बैलेंस शीट का, तब जाके हम लोग लास्ट ईयर का डिविडेंड को ही कंसीडर करेंगे। दोनों जगह, ऊपर में नेट प्रॉफिट के साथ ऐड करने के टाइम, और नीचे में जब फिनेंसिंग एक्टिविटीज से हम लोग लेस करेंगे। सो एट द बट अगर ये बैलेंस शीट में दिया रहेगा, बैलेंस शीट में अगर प्रोपोज डिविडेंड रहेगा, तो जैसे मैंने ट्रीट किया ये सब में वैसे करना होगा। सो ये चेंजेस को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाद बाकी अकाउंट जो मैंने ओपन किया था वर्किंग नोट में, इट्स सेम एज दैट ऑफ वी हैव डन इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट। उसमें कुछ कंसेप्ट का समझाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा आप लोगों को, और साथ ही साथ आप लोगों को थोड़ा स्कीमेटिक डायग्राम कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट है उसको दिमाग में फिट करना पड़ेगा। ये करने से आप लोग का ये कैश फ्लो स्टेटमेंट विल बिकम ईजी एंड ईजियर। सो आप लोग ये वीडियो देखते रहो। अगर कुछ कंफ्यूजन रह गया तो प्रीवियस वीडियो में जाके आप लोग फिर दोबारा एक बार कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रीवियस वीडियो देख लो, और वेट करो फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू कम, बिकॉज वो बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए ये सब करके बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय एंड हैव ए गुड डे।